हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने के हरगोविंद सैनी चैनल में, जिसमें हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, ए। अब वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण 2 भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है तथा व्यंजनों की संख्या 41 है। यह वर्ण से संबंधित जानकारी थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं। जैसे आ, बा, पा, ता इत्यादि ये ध्वनियां हैं, लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं, क्योंकि इसमें सार्थक है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है। और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है तथा उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद है और पद से छोटी इकाई अक्षर है, तो अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर है, कौन कौन? राम, धनमा, जिसमें 4 वर्ण है, रा, बड़ा आ, बड़ा मा, छोटा आ, ये 4 वर्ण। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां हैं कितनी? तो यह है 52। हम लिपियां भी पढ़ते हैं। इसमें है हिंदी भाषा कुल लिपियों की संख्या 52। आ, छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, औ, अंग, ए, ओ, आ, ये 11। और जैसे का वर्ग, खा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंत, स्तर, उसमें ये सभी शब्द हैं। और ये संयुक्त व्यंजन, अयोग, वाह, दुगु, गुण, तो कुल मिलाकर इनकी संख्या होती है 52। आगे चलते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही इसका। और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, तो वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं।
आगे चलते हैं। स्वर तो कौन से इसमें स्वर नहीं है? इसमें छोटा आ उ ए सब स्वर, लेकिन बा इसमें स्वर नहीं है। क्योंकि यह पा वर्ग का तृतीय वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान और से होता है। यह एक स्पष्ट स्वर व्यंजन है। कौन पा? स्पष्ट स्वर व्यंजन है। आगे चलते हैं। इसमें हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में इनमें से किसमें ऋषि है? तो इसमें से किसमें ऋषि है? इनमें से ऋषि क्या है? तो ऋषि एक स्वर है। हिंदी में प्रमुख स्वर है आ, छोटा, बड़ा, ई, आ, उ, ए। इसमें ऋषि भी है, एक स्वर है ऋषि। ए, ओ, आ, ये सब स्वर हैं। इसमें मूल स्वर है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। ये क्या है? ये मूल स्वर है। और संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, छोटा ए, ओ, आ, ये सभी स्वर हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, एक होते हैं हाथ स्वर, मतलब कि छोटे स्वर। एक होते हैं दीर्घ स्वर, मतलब कि बड़े स्वर, जिसमें ये आते छोटा, छोटा ऊ और ऋषि, इसमें ये आते हैं। और बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आ, अंग, इसमें ए आते हैं। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसमें किसी में हुआ है? तो यह हुआ है वृष्टि में। रिपु, क्रिया, वर्षा में ऋषि का मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है। वृष्टि शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऋषि मात्रा शब्द है कृतज्ञ, इसमें भी ऋषि हुआ है। कृष्ण में भी हुआ है, सूर्यजन में भी हुआ है। इन सब में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन उच्चारण में सहायता करते, उसे क्या कहते हैं? जो सहायता करते व्यंजन में, तो वो है स्वर। अब व्यंजन के बारे में, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, कैसा होता है? स्वतंत्र रूप से। और जो व्यंजन उच्चारण में सहायता करते, किसके उच्चारण में? व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते, उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बोधक रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में कितने से? 11। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इस फिर आया क्वेश्चन कि स्वरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वरों की संख्या 11 है, जो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है स्वरों का उच्चारण कैसा? तो ये हमने भी पढ़ा था कि बिना किसी की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो यह है वर्ण, जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं कि स्वर क्या है? वर्ण है। हिंदी में 2 वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें है कि अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ब है। इसे हम पढ़ेंगे। उच्चारण में लाने वाला समय मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लाने वाला समय मात्रा कहलाता है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है। एक है हाथ स्वर, जो हमने पढ़ा था, दीर्घ स्वर भी पढ़ता, लेकिन ये नहीं पढ़ता, लुप्त स्वर। हाथ स्वर जो उनमें छोटे छोटे होते हैं, और बड़े और दीर्घ स्वर में जैसे बड़े बड़े होते हैं, बड़ा ई, बड़ा ऊ। और दीर्घ स्वर में
सॉरी दीर्घ नहीं, लुप्त स्वर में होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में तीनों मात्राएं का समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। इसको इस 3 अंक से प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में लुप्त स्वरों की कल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता है। इनमें हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमने इसको देखा नहीं है, नहीं तो हम इसको जरूर जानते। आगे चलते हैं। इनकी विशेषता, इनकी विशेषता मात्रा के आधार पर स्वर 3 भेद होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाए तो 2 ही उत्तर होगा, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर, क्योंकि लुप्त स्वर का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा है। आगे चलते हैं कि हास्य दीर्घ और लिपु किसके प्रकार हैं? तो यह है स्वर के, जो हमने अभी पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ होते हैं? तो यह है छोटा ई, बड़ा ए, ओ। ऑप्शन नंबर ए सही इसका, इसमें सभी दीर्घ हैं। आगे चलते हैं कि हिंदी भाषा में हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 4, मतलब छोटे स्वर, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि छोटे स्वर ये हैं, देखो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हैं, ये होती है 4, छोटा आ, ई, उ और सी, यही है ये वाला क्वेश्चन के आंसर। हिंदी में भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 4। देखो ये भी है यही, और ये है भी यही है। आगे चलते हैं। जिन स्वर को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हाथ से 2 गुना समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुरु स्वर। ऑप्शन नंबर बी सही इसका। अब जिन स्वर को उच्चारण में हाथ से अधिक समय लगता है उन्हें गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर है। कैसे द्विमात्रिक? अर्थात 2 मात्राओं से 2 मात्रा वाले स्वर हैं। 2 मात्रा होने के कारण उच्चारण में हाथ स्वर से 2 गुना समय लगता है। छंद में हाथ स्वर मात्रा को लघु एवं दीर्घ स्वर मात्रा को गुरु कहते हैं, छंद में शास्त्र में कह रहा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कौन सा दीर्घ स्वर है? तो निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, आज इसमें दीर्घ स्वर है। दी गई इसे हम देख सकते हैं कि आ दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसमें मूल दीर्घ स्वर आ, छोटी आ, बड़ा, बड़ी और उ होते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर नहीं है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका संयुक्त स्वर नहीं है, इसमें उ है, बल्कि ये दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर नहीं है। किस उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, लुप्त स्वर। इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुना आदि। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा कि लुप्त स्वर कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा था ऑप्शन नंबर बी, यही है लुप्त स्वर। जैसे हमने अभी पढ़ा है ओम लुप्त स्वर है,
शीश वर्तने की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। हास्य स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है लुप्त स्वर के उच्चारण में उससे 3 गुना समय लगता है। हाफ लुप्त स्वर का पूर्व मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक साहित्य में संवाद लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? यह संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर ए है। ए बड़े ए संयुक्त स्वर माना जाता है क्योंकि ए ए ओ औ इनको माना जाता है। संयुक्त स्वर का विवरण हम इस प्रकार की ए ए ओ निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो यह नहीं है ऑप्शन नंबर ओ, मतलब ऑप्शन नंबर डी ओ नहीं है। इनमें से वृत्त स्वर कौन सा है? तो संवृत्त स्वर है ई, ऑप्शन नंबर बी। समत स्वर या ऊंचा स्वर ऐसा स्वर ध्वनि होते जिसमें व्यंजन की ध्वनि बनाई जाए, जीवा के मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा तालु के समीप रखा जाए। उदाहरण के लिए ई। आगे चलते हैं क्वेश्चन में कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीवा के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है विवृत स्वर, ऑप्शन नंबर डी। विवृत स्वर जीव के भाग के आधार पर किसके जीव के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आते हैं। जीवा के उत्तापित होने या उनकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। विवृत स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण मुख से के द्वारा पूरा खुला होता है, जैसे कि आ। मुख के द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धवृत, अर्धसंवृत, संवृत। 37 नंबर क्वेश्चन अगला हमारा, इसमें लिखा अर्धविवृत स्वर है कौन? तो यह है ए, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। जैसे कि यह है कि ए एक अर्धविवृत स्वर है। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जो हमने ये पढ़ा था। विवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। उच्चारण के आधार पर स्वर, तो निम्न में से कौन सा मूर्धन, 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मूर्धन व्यंजन है? तो यह है ऑप्शन द और ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्प में से मूर्धन व्यंजन ड और ड़ है। मूलतः मूर्धन व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको जीवा द्वारा वात्सल, कटक और कठोर तलु के बीच उच्चारित होते हैं। इनमें टा, ठा, डाणा, ण मूल व्यंजन है। निम्न में से का वर्ण का उच्चारण कौन सा है? तो का वर्ण का पूछ रहा है, तो का वर्ण का उच्चारण कौन सा है? तो का कहाँ से निकलता है? का से कंठ, ऑप्शन नंबर बी सही इसका। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। देखो जैसे जैसे कंठ, कंठ से कौन कौन निकलते हैं? का, खा, घाड़ा, और तलु से चा, छा, जाड़ा, मूठ से मूर्ध, टा, ठाणा,
दंत से ता था दा ना, ओंठ से पा फा बा मा, अंत स्त से या रा ला वा, और उस व्यंजन से सा सी सा। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक कि इसकी ट्रिक है के टी एम दो, KTM 2, ये इसकी एक ट्रिक है। KTM 2, KTM को कंठ, के से कंठ, टी से तलु, एम से मूर्धा, डी से दांत, ओ से ओष्ठ, ये इसकी एक ट्रिक है जिसमें हमें को हल करने में हमें आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है कि या रा ला वा किस वर्ण की व्यंजन है? तो वह है अंतः स्थ। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं। तो इसमें आते हैं या रा ला वा, ये सभी इसके और उसमें व्यंजन के उदाहरण है सिरा सिरा, सीटी वालों सा, सरता का सा हा। और दंत में आते हैं तावर्ग, ला और सा भी आते हैं। तालव्य में व्यंजन में आते हैं चावड़ और यासा, इसमें आते हैं। हिंदू समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धता है, जिसमें है सा ऋषि टा ठा ठा टा ठा। तो यह ऑप्शन नंबर 20 सही है। जिसमें देखते हैं कि स्रा ऋषि टा ठा ये सभी किसके मूर्ध के हैं, और सा हा चा छा ये किसके हैं तलु के हैं, ता था धा दा किसके दंत के हैं, आ का खा गा के हैं किसके कंठ के हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ऑप्शन नंबर ए। हमने पढ़ा कि का खा का वर्ग हा विसर्ग ये सभी कंठ के हैं, और छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग ये सभी ओष्ठ के हैं, और ई छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग था सरा ये सभी तालु के हैं। स्पर्श व्यंजन की पंचम स्वर आ अनुनिष्का के हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग तालु नहीं है? तो यह नहीं है का वर्ग, क्योंकि यह है कंठ से, तलुए से नहीं आता, और बाकी सभी तलुए से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। देखिए इसमें लिखा भी है कि का वर्ग कैसा कंठ है, जबकि चा छा झा ये कैसे तलुए वाली तलु, और जीभ के स्पर्श से बोलने वाली। इसमें क्या तलु का भी चाहिए और जीभ दोनों का स्पर्श चाहिए, इसलिए इसके अंदर आते हैं ई छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग और या और तीसरा, ये सब आते हैं। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा? तो यह है ओ, ऑप्शन नंबर वी। इसके अंतर्गत देखते हैं हम कि ओ कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण कंठ, छोटा आ बड़ा आ और का वर्ग ये सब आते हैं। और ताल से छोटी ई बड़ी ई छोटी ई चा वर्ग सा और या, मूर्ध में आते टा वर्ग स्रा, दंत में आते हैं ता वर्ग या ला सा, ओष्ठ में आते हैं पा वर्ग, और कंठ तलु ध्वनि में आते हैं ए, और कंठोष्ठ ध्वनि में आते हैं ओ।
कंठो तालवे दीर्घ स्वर का उच्चारण कौन सा है? तो वह है ए, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बार ओष्ठ नहीं है? तो यह नहीं है ए, माँ बा और ई सब ओष्ठ है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ग कौन सा है? तो यह है आ, ऑप्शन नंबर बी। आगे है ई, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, झा, ण आदि का उच्चारण किससे होता है? तो यह होता है तलवे से, ऑप्शन नंबर सी सही इसका। आगे चलते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा तलु को स्पर्श करती है उन्हें तालु वर्ण कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, झा, ण। कंठ वाले हम जो पढ़ चुके हैं कि छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, घाड़ा, मूर्ध वाले ऋषि टा, ठा, डाड़ा, औष्ठ वाले उ, पा, फा, पा, मा, तालु वाले ई, चा, छा, झाड़ा। हेलो दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है। बाकी का बचे हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।